सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने आज करेंगे राजस्थान के भूगोल में ईओआरओ में जो अपना टॉपिक है मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, ये टॉपिक दे रखा है आपका। इस पे अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। देखो आपका जो इतिहास कला संस्कृति है वो लगभग यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज अपने इस टॉपिक को अच्छे से हल करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन तो 35 है, लेकिन 35 के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अपने एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन निकालेंगे। देखो पहला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है, मतलब किस प्रकार की है हाड़ौती के पठार की मिट्टी। तो दोस्तों ये पाई जाती है आपके यहाँ पे मध्यम काली मिट्टी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाई जाती है ये मध्यम जो काली मिट्टी है, ये आपके आती है हाड़ौती के पठार की मिट्टी। जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है दोस्तों, ये मुख्यतः इन्हीं भाग में आपको मिलेगी। कौन से भाग में? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपके आ जाएंगे कोटा, एक आ जाएगा आपके बूंदी, एक आ जाएगा आपके बारां, एक आ जाएगा आपके झालावाड़। जैसे मान लो कि ये राजस्थान का मैप है, एक रफ मैप बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में है ना मुख्यतः ये आपके जो हाड़ौती पठार की मिट्टी या मध्यम काली मिट्टी, ये भी पूछा जा सकता है, तो किसी प्रकार से भी आ सकता है, तो वो इसी क्षेत्र में मिलेगी मुख्यतः। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना आपका, ये तो मैंने कम ही लिखा है यहाँ पे, इससे भी ज्यादा बार एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। आर्यस 98, 95, 94, ईओ में भी आ चुका है 2007 में। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह क्या चीज है। तो दोस्तों वो आती है जिप्सम। तो लवणता और क्षारीयता को दूर कौन करता है? जिप्सम दूर करता है। और जिप्सम दोस्तों बीकानेर वगैरह इस साइड में, नागौर में, यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा पाया जाता है जिप्सम की अगर हम बात करें तो। और एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो खेती में जिप्सम का उपयोग करो, तो आपकी लवणता और क्षारीयता या खारापन जिसे भी हम कह सकते हैं वो दूर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बताना है आपको कि भूरी मिट्टी कहाँ पे है। देखो जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, आपके ऑप्शन ऐसे थे, ठीक है, जिसमें बनास नदी दे रखा था, दक्षिण का भाग दे रखा था, हाड़ौती पठार देखा, तो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र आपका सही आंसर रहेगा। भूरी मिट्टी की बात करें, बनास नदी प्रवाह क्षेत्र। तो दोस्तों अगर ये आपको मिट्टी वाला टॉपिक डिटेल में करना है तो मैंने करवा रखा है, बिल्कुल ही कम समय में मैप के अंदर करवा रखा, आप देख सकते हो। अब जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, मतलब टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, तो मतलब यहाँ पे इन जिलों में मिलेगी। टोंक में, सवाईमाधोपुर में, माधोपुर में, भीलवाड़ा में, बूंदी में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, तो यहाँ आपको भूरी मिट्टी मिलेगी। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में अगर भूरी मिट्टी की बात करें तो, ठीक है। और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस लवणों का अभाव होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का अभाव होता है भूरी मिट्टी में, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन को मतलब जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए अपने वैसे दालों वगैरह का उपयोग करते हैं, दालें उगाई जाती है। अब सेम किस स्थिति से संबंधित है? जो सेम होता है ना दोस्तों, ये होता है मिट्टी का कटाव कह सकते हैं एक प्रकार से, और ये गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा आपको सेम देखने को मिलेगा। तो इसका देखो जो ऑप्शन आया था आपके सेम की स्थिति से संबंधित है, तो उसमें बाड़ू के टीले ऐसे दे रखे, आप आराम से उत्तर तो लगा सकते थे, लेकिन इस चीज को समझना थोड़ी जरूरी है कि मिट्टी के या मृदा का अपर्दन भी उसे कह सकते हैं एक प्रकार से, और या इसे कह सकते हैं कटाव। इसमें क्या होता है कि देखो नहरों द्वारा यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ में ज्यादा सिंचाई की जाती है, और ज्यादा सिंचाई होने पे क्या होता है कि तल के नीचे, जो नहर के तल के नीचे चट्टानें होती हैं वो हो जाती है कमजोर, तो जिससे पानी नीचे की बजाय किनारों की ओर फैलता है और दलदली भूमि का यहाँ पे निर्माण हो जाता है कोशिकाकर्षण क्रिया से। कौन सी क्रिया?
कोशिका यहाँ पे कर्षण क्रिया होती है, जहां से क्या कि पानी फिर ऊपर की ओर आने लग जाता है किनारों से, और दलदली भूमि का निर्माण यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है कि ये देखो आपके ईओ के एग्जाम में आया था, बड़ोप्पल सूरतगढ़ के पास ये वैसे बड़ोप्पल गांव जिसके लिए जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, जो बड़ोप्पल गांव है ना, ये भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना सेम के कारण जाना जाता है। किसके कारण? यहाँ पे सेम आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब ऐसे ऑप्शन दे रखा था आपके कि भूगर्भीय, 1 सेकेंड, भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई। भूगर्भीय जल का ऊपर आकर जो एकत्रित होना है, ये आपका सेम कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया डिटेल में। अब राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी किसे कह जाते हैं, और कुब्बड़ पट्टी की जगह इसे बांका पट्टी भी पूछा जाता है। ठीक है, बांका पट्टी भी कहा सकता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो लोग है क्या झुकने लग जाते हैं, मतलब इसमें फ्लोराइड और खारा पानी पीने के कारण, मतलब यहाँ पे जहाँ पे फ्लोरोसिस रोग की चपेट में आ जाते हैं लोग, यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। वो होती है आपके नागौर से अजमेर क्षेत्र के बीच में है। इसमें नागौर से अजमेर के बीच में पाई जाती है आपके कुब्बड़ पट्टी। ठीक है, यहाँ पे फिर लोग क्या है कि ऐसे झुक के चलने लग जाते हैं, फ्लोरोसिस रोग के कारण कमर झुकी रहने लग जाती है, तो इसे बांका पट्टी भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि लाल लोमी मृदा आपके कहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों, जब बात आएगी लाल लोमी की, तो ये पाई जाएगी, देखो आपके मुख्य रूप से तो उदयपुर डूंगरपुर में पाई जाएगी लाल लोमी। यहाँ पे उदयपुर और डूंगरपुर में, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लाल लोमी का। तो उदयपुर और डूंगरपुर में मुख्यतः मिलेगी आपके लाल लोमी। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है। तो दोस्तों, जो राजस्थान के लगभग है ना 2/3 भाग पर, कितने 2/3 मतलब 2/3 भाग पर रेतीली और जो बलुई दोमट मिट्टी है ना, यही फैली हुई है मुख्य रूप से। ये सभी को ही पता है, आराम से आप अंदाजा लगा भी सकते हो। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इन सारे नामों से जाना जाता है। तो वो आपके दोस्तों आती है लवणीय मिट्टी। कौन सी? जो लवणीय मिट्टी है, जो मैंने आपको बताया जिप्सम से जिसकी दूर हो रही है, तो ये इसी रे कलर बन जाती है, इसी की कमी को। तो यह मिट्टी मुख्यतः आपके बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, भरतपुर, कोटा जिलों में अधिक, जहां पे सिंचाई वाले भागों में मिलेगी आपको, वहीं रे या कलर ऊपर परत जम जाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। ठीक है, जुताई मतलब स्वयं हो जाती है एक प्रकार से, मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपकी आती है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी हमने कहां पे पढ़ी थी? मुख्यतः हड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी आती है, ब्लैक सॉइल। और इसे रेगूर सॉइल भी कहते हैं, रेगूर भी कहते हैं। यहाँ पे काली की जगह आपके रेगूर भी आ सकता है, ध्यान रखना। और हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है मुख्यतः। हाड़ौती हमने पढ़ लिया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र में ये आपके मुख्यतः मिलेगी। अब इसके अलावा ये बारा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी मिलती है। ठीक है, इस वर्ग की जो मृदा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो मिश्रित लाल और काली मृदा है, ये आपके पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। कहाँ पे? डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिश्रित काली मिलेगी। नेक्स्ट आपका है कि जलोढ़ व कछारी मृदा किन जिलों में पाई जाती है। दोस्तों, जो आपकी जलोढ़ और कछारी मृदा है, ये मुख्यतः जैसे अपने राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ना, इन भागों में ही पाई जाएगी। मुख्यतः बात करूं प्रधानतः आपको,
मतलब तो आपके ये मिल जाएगी भरतपुर में, फिर धौलपुर में। इसके अलावा ये दौसा, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में भी मिलेगी। कहाँ पे? दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में भी आपके ये मृदा मिल जाएगी आपको, जब हम जलोढ़ या कछारी मृदा की बात करेंगे। और इसमें चूना, फास्फोरस, अम्ल तथा हुमस की कमी होती है इस मृदा में। जो ये मृदा होती है आपकी जलोढ़ व कछारी, इसमें देखो क्या होती है, एक तो जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी कमी होती है, ह्यूमस आप लिख सकते हो, ह्यूमिडिटी। ठीक है। इसके अलावा जो फास्फोरिक चूने और फास्फोरिक अम्ल की भी कमी होती है, अम्ल की कमी इस मृदा में पाई जाती है। और इसका रंग कहीं लाल होता है तो कहीं भूरा भी होता है। अगर आपसे भूरी कछारी मृदा पूछ ले दोस्तों, तो वो आपके अलवर, भरतपुर और गंगानगर के घग्गर प्रदेश में मिलेगी। गंगानगर के घग्गर प्रदेश में आपको भूरी कछारी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, सीधी कछारी की बात नहीं कर रहा, भूरी कछारी की बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाल पीली मृदा राजस्थान के किन जिलों में मिलेगी आपके। देखो दोस्तों, जो लाल पीली मृदा है ये आपके मुख्यतः आपके सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग, तो सवाई माधोपुर लिख सकते हैं अपने, सवाई माधोपुर। इसके अलावा ये आपको मिल जाएगी भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग में। आपको मैं अगर सलाह दूं तो आप मैप से मिट्टियां याद करें, जल्दी याद होगी। इसके अलावा ये अजमेर और सिरोही में भी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको क्या है कि सारी मिट्टियां मैप में पढ़नी है तो जल्दी याद होगी आपको। और इसमें नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है लाल और पीली मृदा में। अब नेक्स्ट आपके आता है कि पीली भूरी रेतली मृदा किन जिलों में मिलेगी। पीली भूरी और रेतली, तो नागौर और पाली जिलों में दोस्तों आपके मिलेगी। नागौर व पाली जिलों में ध्यान रखना, पीली भूरी और सागे सागे रेतली, तो ये तीनों बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वर्टी सॉइल्स राजस्थान के किस हिस्सों में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो वर्टी सॉइल्स है ये आपके मुख्यतः जो वही दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, यहीं मिलेगी प्रधानतः। तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इस क्षेत्र में आपको ये वर्टी सॉइल मृदा देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये सवाई माधोपुर, मुख्यतः तो इन जिलों में, इसके अलावा आपके जो सवाई माधोपुर हो गया, भरतपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया और डूंगरपुर हो गया, यहाँ पे भी आपको ये मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसी कौन सी अमेरिकन अंतरराष्ट्रीय पद्धति से विभाजन किया गया था 5 पार्ट में, जिसमें एरिडी सॉइल्स, अल्फी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स और इंसेप्टी सॉइल्स ये है। तो सबसे ज्यादा कौन सी उस जो वैज्ञानिक पद्धति से विभाजन किया गया, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा एंटी सॉइल्स पाई जाती है। कौन सी? एंटी सॉइल्स, सॉइल्स मतलब मिट्टी। तो ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसे लिख सकते हैं अपने। 1 सेकंड, थोड़ा प्रोसेस चल रहा है इसमें। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है वो एंटी सॉइल्स है। तो ये बात भी आपको एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो दोस्तों इंसेप्टी सॉइल्स है ये आपको सिरोही, पाली, राजसमंद, जयपुर, दौसा और बहुत सारे जिलों में मिलेगी। अब जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, साई रोजेक्स और रेवेरिना एक मृदा आती है। ये दोनों ही है ना दोस्तों आपको श्री गंगानगर जिले में मिलेगी। कहाँ पे? श्री गंगानगर, ऊपर की साइड, उत्तर राजस्थान के उत्तर साइड में मिलेगी, उत्तर पश्चिम कह सकते हो आप। तो इनका ध्यान रखना है आपको, साई रोजेक्स, रेवेरिना, दोनों गंगानगर। अब एक और आता है बार बार में, जिप्सी फेरस। सबसे ज्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में। तो यहीं आपको मिलेगी जिप्सी फेरस मृदा।
ठीक है, वैसे नागौर वगैरह में पाया जाता है लेकिन बीकानेर में ज्यादा पाया जाता है, तो जिप्सीपेरस बीकानेर में। अब आपको जो नवीन भूरी मृदा राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है ये पूछ ले। नवीन भूरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भीलवाड़ा और अजमेर जिले आएंगे इसमें दोस्तों। कौन से? एक तो आ जाएगा आपके भीलवाड़ा और एक आ जाएगा अजमेर जिला। तो इन दोनों जिलों में आपको नवीन भूरी मृदा मिलेगी। 1 सेकेंड। हाँ, राजस्थान में अब आपने आ जाते हैं वन मंडलों के बारे में, वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो वन मंडलों की दोस्तों यहाँ पे संख्या आती है 12। कितने वन मंडल आते हैं राजस्थान में? तो यहाँ पे 12 वन मंडल आ जाएंगे दोस्तों आपके। इनको याद तो मत रखना आप, वैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, भरतपुर, टोंक, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, और ये आते हैं सारे इन वन मंडलों में। अब जो राजस्थान सरकार द्वारा पहली एक वन नीति लाई गई थी, बार बार पूछा जाता है कि कब अनुमोदन किया गया था। तो दोस्तों ये 2010 में लाई गई थी पहली वन नीति राजस्थान की। पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था जो पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को लाता है, ठीक है। और वन व पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बनता है। वन व पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन? आरजे, राजस्थान। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब होती है। जो राजस्थान का वन विभाग है उसकी स्थापना दोस्तों वैसे तो जब चल रहा था राजस्थान का एकीकरण 1949 में, तो जैसे कृषि विभाग भरतपुर में लाया गया, तो वन विभाग है ना कोटा को बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी वैसे स्थापना 1950 मानी जाती है जो राजस्थान के वन विभाग की है। और जो एक नियम आया था कौन सा? वन नीति के अनुसार राजस्थान में देखो 33% भाग पर यहाँ पे वन होने चाहिए ये भी। अब राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, हर बार आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है कि किस प्रकार के वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। देखो राजस्थान में दोस्तों जो सुरक्षित वन होते हैं, कौन से? सुरक्षित वन, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं और इनको रक्षित वन भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है, ध्यान रखना, रक्षित वन भी कह देते हैं। तो ये राजस्थान में अभी जो वन रिपोर्ट आई है, ठीक है, जो पहले वो वर्गीकरण किया गया था, तो 56.49% यहाँ पे भाग पे हैं। ये कितने? 56.49% भाग के जो राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत वनों का जो वर्गीकरण किया गया था उस आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। वन रिपोर्ट मैंने अलग से करवा रखी है, वो आप देख सकते हो जाके। तो सुरक्षित और जो रक्षित वन है इन्हें कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक आपके 12 और करौली जिले में आपको मिलेंगे ये सुरक्षित वन। इसके अलावा आपके जो आरक्षित वन है, ठीक है, आरक्षित जो वन है ये कितने भाग पे है? राजस्थान के 37.05% भाग पे है। और आपके अवर्गीकृत जो वन आएंगे, अवर्गीकृत वन, ये आपके दोस्तों आ जाएंगे 6.46% भाग पे। तो इस प्रकार आपका टोटल हो जाएगा 100। तो सारों के ये परसेंट याद रखने हैं। 56.49 पे सुरक्षित व रक्षित, आरक्षित 37.05 पे, 6.46 हो जाएंगे आपके। और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर में आपके आरक्षित सबसे ज्यादा मिलेंगे और सुरक्षित मैंने आपको 12 करौली बता ही दिया। अवर्गीकृत आपको बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में मिलेंगे, ठीक है। ये सारी आपके इन चीजों के बारे में आपको बातें ध्यान रखनी है। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे कि राजस्थान में कौन से जिलों में, अब ये खस घास पे प्रश्न है ना, अलग अलग टाइप से आया हुआ है। तो खस घास उत्पादित होती है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसके जिले बता देता हूँ। देखो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक है मुख्यतः। कौन से? एक तो आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर, एक आ जाएगा आपके भरतपुर,
अरे एक आ जाएगा टोंक। इसके दोस्तों क्या है कि पर्दे भी बनते हैं खस घास के, तो हवा आती है तो खुशबू आती है। तो ऐसे भी प्रश्न आ चुका है कि कमरों को खुशबूदार व ठंडा रखने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, तो खस घास आपका आंसर रहेगा। तो खस घास ध्यान रखना अपने सवाई माधोपुर साइड, इस साइड ही है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो तेंदु आता है ना, इससे बनती है बीड़ी। ठीक है, बीड़ी बना। और वागड़ क्षेत्र में इसे टीमरू या वागड़ का चिक्कू भी कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, वागड़ का चिक्कू या इसे टीमरू भी कहा जाता है। क्या टीमरू, इसके दो अन्य नाम आ जाएंगे आपके। इसके अलावा दोस्तों इसकी पत्तियों से मैंने आपको बता ही दिया बीड़ी बनती है। मुख्यतः आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा में मिलेंगे। कहाँ पे, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और वन सेकेंड, झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर ये जो आपको तेंदू का वृक्ष मुख्यतः मिलने वाला है। अभी थोड़े प्रोसेस चल रही है। हाँ ठीक है, झालावाड़ और बांसवाड़ा तो यहाँ पाया जाता है। अब जो तेंदू आता है उसका आपको वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पता पूछ ही ले कि तेंदू का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम आता है वो है डिसोपायरस मेलोसोलोन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या आता है, या वनस्पतिक नाम भी यहाँ पे कह सकते हो आप, डिसोपायरस मेलोसोलोन। ये इसका दोस्तों आता है आपके वैज्ञानिक नाम। अब दोस्तों इसके जो पत्ते से बीड़ी बनाने के कारखाने हैं ना, वो आपको अजमेर के ब्यावर और भीलवाड़ा में मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहा जाता है, तो दोस्तों जो डाक या पलास का वन है ये कहा जाता है जंगल की ज्वाला। इसे पलास के वन को इसे डाक भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। जो डाक या पलास का वन है इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, इसके बारे में और जानते पहले थोड़ा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम आता है। तो अगर आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या आएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम आएगा। और उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इस साइड ये आपको मिलेगा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करें सेवण की। सेवण घास है किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है दोस्तों, सेवण घास के बारे में। तो ये दोस्तों पाई जाती है जैसलमेर जिले में। कहाँ पे, जैसलमेर जिले में आपको मिलेगी सेवण घास मुख्य रूप से। और दोस्तों राजस्थान की ना सबसे लंबी घास है ये, कौन सी, राजस्थान की सबसे एक तो लंबी घास है और इसे लिलोण भी कहते हैं। सेवण के साथ इसे क्या कहते हैं, लिलोण, लिलोण। और राजस्थान की सबसे पौष्टिक घास भी आपके सेवण आएगी, इसलिए अपने इसको पढ़ते हैं। सबसे पौष्टिक घास है, भेड़ बकरियां खाती हैं, आप मत खा लेना, ठीक है, क्योंकि आप इसे नहीं पचा सकते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 सॉरी। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है ये आपको सबसे मुख्य रूप से मतलब कहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों ये मिलेंगे आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में। वैसे तो अन्य भी और भी जिले आते हैं, तो मुख्य रूप से जो ऑप्शन दे रखे थे वो ये थे। इसके अलावा जो पूरे जिले बता देता हूं मैं आपको, यहाँ सारे लिख देता हूं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी उदयपुर,
इसके अलावा आपके जो आबू पर्वत के कुछ भाग और बारह और आबू पर्वत के कुछ भाग में आपको ये मिलेगा। और ये कुल जो वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो कुल वन क्षेत्र का यहां पे लिख देता हूं मैं, कुल वन क्षेत्र का ये आपके आ जाएगा दोस्तों 6.87% है। कितना? 6.87%। तो जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन 58.12%। वो आगे मैं बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। चारकोल किससे बनाओगे आप? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो दोकड़ा का जो वन आता है ना दोस्तों, ये बहुत पाए जाते हैं राजस्थान में। तो दोकड़ा का जो वन है इससे चारकोल बनाया जाता है। और एनोजिस पंडुला इसका वैज्ञानिक नाम आता है। क्या आता है? एनोजिस पंडुला। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि कत्था मुख्य रूप से उत्पादक जिले बताने हैं। तो जो कत्थे निकाला जाता है दोस्तों वो खैर के वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है एक तो आपको कत्थे के बारे में। और जो कत्था है ये दक्षिणी जिले में ज्यादा मिलता है, राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश में। तो वैसे तो दोस्तों उदयपुर चित्तौड़गढ़ इसके जो मुख्यतः उत्पादक आते हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़। और जो कत्था निकाला जाता है ये किससे निकाला जाता है? ये जो कत्था है ये खैर से निकाला जाता है, खैर के वृक्ष से। इसके खैर के। और जो खैर के वृक्ष से कौन सी प्रणाली से निकाला जाता है? कथोड़ी जनजाति बनाती है। ठीक है, कैसे कत्था, कैसे कथोड़ी जनजाति बनाएगी कत्था, और किस विधि से बनाएगी? विधि क्या यूज करती है? विधि यूज करती है आंडी प्रणाली से। आंडी प्रणाली से कत्था बनाएगी। इसका वनस्पतिक नाम खैर का आ जाएगा, आपके वैज्ञानिक नाम एनेसिया केपू, एनेसिया केपू आ जाएगा। और कटेचू भी लिखा आ सकता है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके अलावा दोस्तों ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अरावली की पहाड़ियों में जो सालर के वृक्ष होते हैं ना वो किस ऊंचाई पर मिलते हैं? ये भी आपके आ चुका है एग्जाम में। तो 450 मीटर से 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पे आपको ये मिलेंगे। ठीक है, और जो ये मिलेंगे आपके राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, इन जिलों में आपको ये प्रमुखता मिलेंगे सालर के वृक्ष। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये बड़ा प्रश्न जहां पे मैंने आपके ऑप्शन भी लगाए हैं कि निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों जो सांगवान, सालर, तेंदू और ये लास्ट में गुर्जन लिखा हुआ है, तो जो गोंद का मुख्य स्रोत आता है वो सालर ही आता है। क्या आता है? सालर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब आपको बताने हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहां पे पाए जाएंगे। दोस्तों वैसे तो जैसे बहुत जिले आते हैं, लेकिन जो आपके आरएएस में क्वेश्चन आया था तो उसमें बीकानेर, सिरोही, नागौर और गंगानगर दे रखा था, तो वहां पे सिरोही आंसर था। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, सिरोही के अलावा यहाँ पे इसका आंसर तो वैसे सिरोही होगा ज्यादा। फिर इसके अलावा यहाँ पे अलवर में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे थे आपके उसमें क्या था कि बीकानेर, नागौर, गंगानगर और सिरोही दे रखा था, वहां से आराम से आप इसको कर सकते थे सॉल्व। सेवण व दामन घास मुख्यतः, वही बात बार बार आ गई है। तो सेवण और दामन घास किस जलवायु प्रदेश में उगती है? एक तो ये पूछा गया है, तो शुष्क जलवायु प्रदेश में उगती है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आपके उगती है। ये मुख्यतः कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र में उगती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पुष्प बताना है आप कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प आता है दोस्तों रोहिड़ा। क्या आता है? रोहिड़ा।
रोइडा के बारे में अपने जानेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात तो ये है कि इसे राज्य पुष्प बनाया कब था, ये बात पता होना चाहिए। तो ये दर्जा इसे मिला 31 अक्टूबर 1983 को इसे ये दर्जा मिलता है रोइडे को। और रोइडे के जो पुष्प का है ना, रोइडे में एक पेड़ भी होता है, तो रोइडे के पुष्प का वैज्ञानिक नाम अलग आएगा और पेड़ का अलग आएगा। तो पुष्प का जो वैज्ञानिक नाम है, और रोइडे का पेड़ भी आता है, ठीक है, वो है टेकोमेला अंडुलेटा। और इसका जो पेड़ है उसके वृक्ष का वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले, वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, तो दोस्तों ये आपके आ जाएगा टिनोस्फेरा कार्डिफोलिए। टिनोस्फेरा कार्डिफोलिए, ये आपका आ जाएगा इसके वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में अगर जिला पूछ ले तो नागौर में। और बंदूक की बट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, बंदूक की बट बनाई जाती है। और राजस्थान का सांगवान या मारवाड़ का टीक भी इसे कहते हैं, मारवाड़ का टीका, ठीक है, मारवाड़ का टीक, राजस्थान का सांगवान भी इसे कहते हैं। आदिवासियों का कल्पवृक्ष वृक्ष कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो दो महुआ आता है ना आपका, महुआ, ये जगह की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, एक महुआ वैसी जगह भी आती है, लेकिन ये महुआ जो आता है ये राजस्थान आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है। दक्षिण भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में मिलता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम आता है, वैज्ञानिक नाम ये आता है मधु का, मधु से ही है तो याद रह जाएगा, मधु का लोगिफोलिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम आता है। और ये जो आदिवासी लोग हैं इस वृक्ष से है ना शराब भी बनाते हैं। अब मोचिया घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों जो ताल छापर अभ्यारण्य आता है ना चूरू का, यहाँ पे पाई जाती है। तो ध्यान रखना, मोचिया का ताल छापर अभ्यारण्य आता है आपके चूरू जिले में, वहां पे आपको मिलेगी मोचिया घास। अब देखो दोस्तों, दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं कि एक तो शुष्क सांगवान वन तो हमने पढ़ लिए थे कि 6.87% है, लेकिन जो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय दोक वन पूछ ले, उष्ण कटिबंधीय दोक वन, ये कितने प्रतिशत है? तो ये सर्वाधिक है 58.12%, ठीक है, सबसे ज्यादा यही मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी जो मिश्रित वन है, ये आपके मिलेंगे 28.40%। अब अर्ध उष्ण कटिबंधीय पूछ ले या मरुस्थलीय कांटेदार वन पूछ लें, ठीक है, या तो आपका आ जाएगा अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन या मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति आपसे पूछ ले, मरुस्थलीय कांटेदार वन, तो ये आपके दोस्तों आ जाएंगे 6.23%। और जो शुष्क सांगवान थे वो 6.87 थे, ठीक है, तो इनका क्रम याद रखना। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको आबू पर्वत के क्षेत्र में मिलेंगे 0.38%, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये आपको मिलेंगे 0.38%। तो ये बातें थोड़े वनस्पति के बारे में थोड़ी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान है वो जालाना जयपुर में है। एक ग्रास फार्म आता है वो भी जयपुर में है। तो जयपुर में बहुत सारी चीजें हैं। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म आपके मिलेगा सूरतगढ़ में। तो ये था दोस्तों आपकी जो वनस्पति के बारे में और मृदा के बारे में हमने पढ़ा। डिटेल से आप अगर क्लास लेनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, रीट वाली में।
तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।